नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात पहलवानों की। कुरुक्षेत्र में आज हुई खाप पंचायत में सरकार को 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना 9 तारीख को महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों पर संसद मार्च के प्रयास के बाद की गई एफआईआर भी रद्द की जाएगी। और 9 तारीख को हम अपना निर्णय देंगे। बच्चों को हम लेकर जाएंगे वहीं जंतर मंतर पे, ये तय हुआ कि उनको वहां बैठाएंगे। पुलिस रोकेगी, क्या करेगी वो उसका है, लेकिन उससे पहले सरकार इसका निर्णय ले, उसकी गिरफ्तारी करे और बातचीत जो कुछ होगा और होती रहेगी। रेसलर से आपकी बातचीत भी हुई है, रेसलर का क्या कहना था? रेसलर का ये है कि हमने आपको 5 दिन का टाइम दिया था और अभी हुआ नहीं कुछ। हम बहुत टेंशन में, कुछ भी हादसा हो सकता है। सरकार की तरफ से कुछ आया है, संवाद के लिए आया कुछ। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, पहला मैं सवाल आपसे खाप पंचायत पर ही करूंगी। इसी के संदर्भ में जानना चाहेंगे आपसे ये कितना अहम है, क्योंकि जो एफआईआर है और जो तमाम और लोग समर्थन में आए हैं वो बाद में पूछेंगे। पहले खाप पंचायत के बाद क्या संदेश, कितना गंभीर इसे माना जाए इस मामले में? बिल्कुल, देखिए निधि, अब तक ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, बाकी लोग पीछे से समर्थन कर रहे थे या अपनी समर्थन जताने के लिए उनके पास जंतर मंतर जा रहे थे, लेकिन लड़ाई सीधे पहलवान लड़ रहे थे। लेकिन अब पहलवानों को ये कहा है कि आप तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, लड़िए, लेकिन आपके लिए हम लड़ाई करेंगे। जो कल खाप हुई और आज खाप हुई, देखिए निर्णय तो जो लिया गया, लेकिन जब जमावड़ा होता है तो सरकार पर भी दबाव बनता है। देखिए, अब कल जब खाप पंचायत हुई तो उसके बाद क्या असर पड़ा? असर ये पड़ा कि बृजभूषण शरण सिंह जो 5 जून को अयोध्या में एक बड़ी रैली करके साधु संतों की अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझा दिया गया कि आप रैली ना करें, कुछ दिन शांत रहें। यही वजह है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनकी जो रैली है वो उन्हें रद्द करनी पड़ी है। ये कहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो अपनी रैली जो है पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए दूसरा सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि बृजभूषण शरण सिंह ने आज कोई बयान नहीं दिया, जबकि जो एफआईआर की डिटेल्स आई हैं वो काफ़ी चिलिंग हैं। बृजभूषण पर तमाम आरोप लगे हैं, किस तरीके से उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया, गलत जगह छुआ महिला रेसलर्स को, उनको घसीटा, उनको धमकी दी कि तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। ये तमाम आरोपों के बावजूद आज बिल्कुल बृजभूषण शरण सिंह नहीं बोले हैं, तो उनको पार्टी आला कमान से संदेश दे दिया गया है। यही वजह है कि खाप पंचायतों ने भी अपने तेवर थोड़े से नरम किए हैं। उन्होंने जो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो शनिवार को खत्म हो रहा था, उसे और बढ़ा दिया है, 7 दिन और दे दिए हैं, यानी 9 जून तक कुछ भी नहीं होगा। और इस बीच खाप पंचायतों के नेता सरकार से बैक चैनल से बातचीत करेंगे ताकि इस पूरे गतिरोध को सुलझा लिया जाए। बिल्कुल, ये अहम बात आपने बताई है सौरभ, क्योंकि पहलवान ये शांत हैं। जी, आपने एक अहम बात बताई कि किस तरह से 5 तारीख का जो अल्टीमेटम था ये बढ़ा दिया गया है, 9 जून तक कर दिया गया है। अब इसका एक और पहलू भी है। महाराष्ट्र से आपको बता दें, बीजेपी के सांसद प्रीतम मुंडे ने महिला पहलवानों के मुद्दे पर कहा है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं। आइए सुन लेते हैं प्रीतम मुंडे को। एक महिला खासदार म्हणून नाही तर जन्माने एक महिला असल्याबद्दल माझं निश्चित हे मत आहे की कुठल्याही महिलेची अशी जेव्हा तक्रार येते तेव्हा त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे। दखल घेऊन त्या तक्रारीविषयी व्यवस्थित त्याची तपासणी करून ती योग्य आहे की अयोग्य आहे एखाद्या चौकशी समितीने म्हणा किंवा ज्यांना कोणाला अधिकार असतील त्यांनी त्याच्याविषयीचा निर्णय घ्यावा, परंतु दखल घेतली गेली पाहिजे। तो ये बहुत अहम है कि बीजेपी के अंदर से अब इस तरह के पहलवानों के समर्थन में आवाज आ रही है। तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर से भी मिली जानकारियां जो हैं वो सवाल बढ़ा रही हैं। और आपको बता दें, 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम ने पहलवानों के साथ सलूक पर दुख जताया है। कहा है कि जल्दबाजी में कोई सख्त कदम ना उठाए और गंगा में पदक बहाने की बात से हताशा हुई, क्योंकि बहुत मेहनत से ये पदक जीते जाते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक तरफ तो एक जो पूरे हमारे दिग्गज क्रिकेटर्स इनके साथ आए हैं, फिर एफआईआर्स की कुछ डिटेल्स भी आ गई हैं जो एक तरह से छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत है। पहली एफआईआर में 6 व्यसक पहलवानों के आरोप शामिल हैं। साथ ही दूसरी एफआईआर में नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है। तो तमाम पहलू हैं
जिस पे हम आपको अपने सहयोगी चलिए सौरभ के पास चलते हैं और सौरभ से पूछते हैं। सौरभ, जब से ये एफआईआर की डिटेल्स आई हैं और जिस तरह से आपने पहले ओबी में बात कर रहे थे, आपने बात कही कि अयोध्या में रैली करने वाले थे बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्या समझें इसे? क्या अब बृजभूषण शरण सिंह पर दबाव बढ़ेगा इससे? देखिए, दबाव ऑलरेडी बढ़ गया है। जिस तरीके से लगातार जो एफआईआर की आज डिटेल्स आई हैं, उसके बाद तो सरकार और बैकफुट पर हो गई। सरकार के लिए तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ उनके पहलवानों की तस्वीरें भी हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन तक ने कॉग्निजेंस ले लिया है। उधर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह शांत नहीं हो रहे थे, वो और आग में पेट्रोल डाल रहे थे लगातार, और रैली करके वो कड़ा संदेश दे रहे थे कि तुम मुझे टच करोगे तो देखो मेरे साथ कितने लोग हैं। शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। तो कोशिश ये हुई कि पहले थोड़ा बृजभूषण शरण सिंह को चुप कराया जाए। जो एफआईआर में डिटेल्स सामने आई हैं वो अब तक सिर्फ ये था कि यौन शोषण के आरोप हैं, पर यौन शोषण किस तरीके से किया गया, उसका ब्यौरा क्या है, वो सब एफआईआर में सामने आ गया। किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने गलत तरीके से महिला पहलवानों को छुआ, उनसे कहा कि अगर तुम यौन संबंध नहीं बनाओगे तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। उनके परिवार वालों को धमकाने की बात कही, यहाँ तक कहा कि तुम्हें जान से मार दूंगा। तमाम तरीके की बातें हुई। जब ये लोग कमेटी के सामने पेश हुए तो उस समय जब वो अपना बयान दर्ज करा रहे थे तो कैमरा बंद कर दिया गया। ये सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये बीजेपी के जरिए ये जरूर तय कर दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह कुछ दिन शांत रहें, इसीलिए उनकी जो रैली है वो रद्द करा दी गई है। वो सामने आके भले ही बोलते रहे कि सुरक्षा कारणों से रैली रद्द की जा रही है, लेकिन पीछे का खेल कुछ और है। इधर खाप पंचायतों ने भी थोड़ा लंबा वक्त दे दिया है, 9 तारीख का वक्त दे दिया। सरकार के पास भी 7 दिन का वक्त है। पहलवान चुप हैं। यहाँ पर बस एक बात है निधि जो देखने वाली रहेगी कि पहलवानों ने 5 दिन की मियाद दी थी। ये फैसला तो खाप पंचायतों का है, पहलवानों ने अपना फैसला लिया नहीं है अब तक, जो हमें जानकारी है। तो कल शनिवार को 5 दिन की म्याद खत्म हो रही है और हो सकता है कल पहलवान अपनी चुप्पी तोड़ें और कोई बड़ा फैसला कर दें। तो इसी की आशंका के चलते ही खाप पंचायत और पहलवान किसान भी इनके संपर्क में है और कोशिश है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन पहलवानों ने साफ कर दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से नीचे वो किसी बात पर नहीं मानेंगे। बिल्कुल सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान जारी करके ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि अभी जो रैली, जिस तरह से सौरभ ने बताया कि जो 5 जून को जन चेतना महारैली थी वो स्थगित कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 28 सालों के लोकसभा सदस्य के तौर पर सेवा की है, सत्ता और विपक्ष में रहते सभी जातियों, समुदायों, धर्मों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो ये एक तरफ से बयान है जो बृजभूषण शरण सिंह का आया है अपने बचाव। देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं। राजद्रोह को लेकर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। लॉ कमीशन ने सिफारिश की है कि राजद्रोह कानून को कुछ बदलाव के साथ जारी रखा जाए, वो भी कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ। जिस राजद्रोह को अंग्रेजों के जमाने का कानून बताते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस पर अब नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। लॉ कमीशन ने केंद्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजद्रोह कानून को कुछ बदलाव के साथ जारी रखा जाए। इसमें न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल की जाए। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी है। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन हो। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाई थी तो केंद्र सरकार से कहा था कि आजादी के 75 साल बाद इस कानून की क्या जरूरत है। ये अंग्रेजों का बनाया कानून है जिसका इस्तेमाल आजादी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। लेकिन अब लॉ कमीशन का कहना है कि इस कानून को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का है। ऐसे तो भारत की पूरी कानूनी प्रणाली ही अंग्रेजों के समय की है। वहीं कांग्रेस इसे विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश बता रही है। कानून आयोग की सिफारिशों से जो इस सरकार ने निश्चित रूप से प्रस्तावित की है, नहीं तो ये सिफारिश आती नहीं। आयोग की सिफारिशों से देश में बदलेगा बवाल, बढ़ेगा बवाल। अब कैसे कोई उठाएगा आवाज़, कैसे कोई पूछेगा सवाल। आज ये राजद्रोह के कानून में उसके ज़रिए तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष के गला घोटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और जारा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सब ये सरकार इन सब चीज़ों में माहिर है।
इस मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर कहा कि विधि आयोग की रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया के चरणों में से एक है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें प्रेरक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मई में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस कानून पर विचार विमर्श चल रहा है, आगामी मानसून सत्र में इस पर कुछ हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि फिलहाल इस कानून पर रोक बरकरार रहेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आइए बात करते हैं अब कर्नाटक की। कर्नाटक में लागू होंगी 5 गारंटीज, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है। और इसी वित्त वर्ष में हम सभी 5 गारंटी वादों को जो थी उनको लागू करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा थी, ये वादा हमने किया था। इस गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। गृहलक्ष्मी योजना, तो आइए इन तमाम और गृहलक्ष्मी योजना लागू करने का भी ऐलान। घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये देने की बात थी। और इस बात में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि जो घर की मुख्य जो महिला हैं वो सास होगी या बहू होगी। फिर ये भी ऐलान था जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो बस में ट्रैवल करेंगी तो जो स्थानीय कर्नाटक की महिला हैं उनको फ्री में बस में ट्रैवल करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अभी भी तुरंत लागू नहीं हो रही है। हमें बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, तो अभी भी समय लग रहा है, इस वित्त वर्ष की बात कही जा रही है। क्या बताएंगे आप हमें इन गारंटीज को लेकर? देखिए, जहां तक 200 यूनिट बिजली का सवाल है तो वो जुलाई से लागू हो जाएगा। और जहां तक फ्री में बस सेवा का सवाल है, जो कि छात्रों के लिए है और कर्नाटका की महिलाओं के लिए है, तो वो इस महीने से लागू होने जा रहा है, जैसा कि बताया गया है हमें मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें साफ नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे तय होगा कि कौन सी महिला कर्नाटका की है, कौन सी महिला नहीं है। आधार कार्ड इसका एक आधार हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं, अगर यहाँ कुछ दिन रह जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के, अगर किराए के मकान पे रहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर अगर हों तो आधार कार्ड बन जाता है। तो वो क्या उसको वैलिड माना जाएगा, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर हो सकता है राशन कार्ड और आधार कार्ड, इन सब के बुनियाद पर कोई नया कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी साफ़ नहीं है। हो सकता है जब गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा तो तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसी तरह से 200 यूनिट बिजली की बात है, तो सरकार का ये कहना है कि पिछले साल का 1 साल का एवरेज निकाला जाएगा, उसमें 10% और जोड़ दिया जाएगा ताकि थोड़ा सा वो कमी बेशी होती है, और उसके बाद देखा जाएगा कि 200 यूनिट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 200 यूनिट जिन लोगों का पूरा हो जाएगा, तो क्या उससे ज़्यादा अगर वो जाते हैं तो क्या उनको पूरा पैसा देना होगा, या फिर जो ज़्यादा यूनिट है उसका पैसा देना होगा? इसको लेकर भी अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। जब उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में शायद मॉडलिटीज़ तय हो जाएंगी कि किस तरह से, किन नियमों को फॉलो करके इनको लागू किया जाने वाला है, क्योंकि जल्द ही इन सबको लागू किया जा रहा है। तीसरी बात, 10-10 किलो अनाज की बात है, तो वो भी जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि पहले 7 किलो अनाज मिलता था, फिर पिछली सरकार ने उसको घटा करके 5 किलो किया था, अब फिर से वो उसको 10 किलो करने जा रहे हैं, यानी 7 से अब 3 किलो ज़्यादा अनाज मिलेगा, वो जुलाई से लागू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा जो लोगों की उम्मीद, जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी थी कि 2000 रुपये हर महीने हर परिवार के महिला मुखिया को मिलेगा, चाहे वो APL से हो, अबव पॉवर्टी लाइन हो, या BPL हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो। उसको लेकर के सरकार ने कहा है कि अभी डेटा उनके पास मौजूद नहीं है, और ऐसे में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में डेटा लिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हर महिला, जो महिला मुखिया हो परिवार की, उसको अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक से जोड़ना होगा, और फिर इसकी बुनियाद पे 1 महीने का वक्त और लेंगे, यानी 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, और 15 अगस्त से इस योजना को लागू किया जाएगा। यानी हर परिवार के एक जो महिला मुखिया होगी उसको 2000 रुपये मिलेंगे। दूसरी बात कि 3000 रुपये ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड को, और 1500 रुपये उन बेरोजगारों को जो ग्रेजुएट्स नहीं हैं, उनके लिए 2 सालों तक देने का वादा सरकार ने किया था। उसको भी लेकर के मॉडलिटीज़ अभी तैयार नहीं है, उसका डेटा उनके पास नहीं है, तो कहना है कि थोड़ा वक्त इसमें लगेगा। लेकिन सरकार ने एक भरोसा दिलाया है कि इस वित्त वर्ष में
सभी 5 योजनाओं को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। चलिए निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब साफ ये कि समय अभी लगेगा, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आइए हम कर्नाटक से आगे बढ़ते हैं, हम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय अमूल दूध और नंदिनी दूध के बीच विवाद चला था। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव के पहले आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अमूल दूध को बड़ा बाजार देने के लिए प्रदेश के सांची दूध को बर्बाद कर रही है। राज्य सरकार का कहना है कि सांची का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। आरोप पूरी तरह से निराधार है। ऐसे में हमने भोपाल के करीब कुछ गांव में जाकर देखा कि हालात क्या है। प्रहलाद सेन 25 सालों से सांची दुग्ध संघ को दूध बेच रहे हैं। मुगालिया हाट में रहने वाले प्रहलाद के पास 4 गायें हैं, लेकिन अब सांची उनका ग्राहक नहीं। रेट की वजह से फिर मेरे को दूसरे श्रीदी में देना पड़ा। कम रेट मिल रहा है सांची में, वो 5 या 7 रुपये लीटर का डिफरेंस है साहब। अभी सांची में हमारा दूध पहले 30 या 32 रुपये गाय का पड़ता था, अब श्रीदी में वो 40, 44, 42, 43 पड़ रहा है। 40 से कम नहीं पड़ता अभी उधर, तो इसलिए सांची को हम दूध नहीं दे रहे हैं। सांची ब्रांड नेम है मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के उत्पादों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास मुगालिया हाट गांव के इन किसानों की बात अगर मानी जाए तो ये सब एक सुर में कह रहे हैं कि सांची को दूध बेचने में इन्हें सही कीमत नहीं मिलती है। मुगालिया हाट गांव में एक छोर पर सांची दुग्ध संघ का कलेक्शन सेंटर बना है, लेकिन यहाँ लगे चिलिंग पॉइंट पर दूध का कंटेनर लगभग खाली है। पहले दिन में 2 बार यहाँ सांची का टैंकर आकर दूध ले जाता था। दूध होने का तो एक ही कारण है कि पहले जब सांची में बहुत कम सेंटर हुआ करते थे तो किसान पूर्ण रूप से इसके ऊपर आश्रित थे और भाव की तो कोई बात ही नहीं होती थी। किसान पूर्ण ईमानदारी से सांची के ऊपर विश्वास करता था और इस सहकारिता के ऊपर विश्वास करके अपना पूरा व्यवसाय करता था। परंतु आज जब से प्राइवेट कंपनियां यहाँ आई है तब से किसानों को अभी तो लालच दे रहे हैं। वो 4 रुपये और 5 रुपये पर लीटर का अंतर दूध में आ रहा है। इससे पहले मैं सांची में दूध देता था। इससे पहले मेरे चाचा जी ये काम करते थे। पिछले 25 साल से हम लोग सांची में दूध दे रहे थे, लेकिन अब हम लोग पैसे कम यहाँ पर कम मिलते हैं, इस वजह से हम लोगों ने अमूल दूध डेयरी में दूध देना चालू कर दिया। उसमें हमें लगभग 42 से 43 रुपये, अमूल दूध डेयरी में 42 से 43 रुपये पर लीटर दूध मिलता है और यहाँ पे सांची में हमें 32-33 रुपये लीटर मिलता था। इस वजह से हम लोगों ने अमूल डेयरी के लिए दूध देना चालू कर दिया। किसान क्या है कि एक्चुअली 20 रुपये 25 रुपये लीटर में क्या करेगा, बाकी दाने का रेट, भुस्से का रेट, इसलिए पूर्ति दिखा पा रही थी तो वो प्राइवेट डेयरी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ा। हाँ, मेरे पास करीबन 160 लोग जुड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन फैट के लिहाज से 28 से 40 रुपए लीटर तक कीमत दे रहा है, जिसे सालों से बदला नहीं गया। वहीं निजी कंपनियां 38 से 45 रुपए लीटर तक का पेमेंट कर रही हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड का किस्सा मध्य प्रदेश में दोहराया जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है अगर यही स्थिति चली तो 1 वर्ष के अंदर सांची दुग्ध संघ, सांची पेड़ा, सांची दही, सांची पनीर, ये सब बाजार में देखने को नहीं मिलेंगे। पूरा गुजरात हावी करके गुजरात को माला वाला करने की योजना और मध्य प्रदेश को लुटवाने का साजिश है। हालांकि सरकार ऐसे आरोपों को खारिज कर रही है। सांची लगातार फायदे में है। सांची के जो प्रोडक्ट्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं। अमूल्य जो है ना, इस देश का नहीं पूरी दुनिया का कोऑपरेटिव समूह खाद्य के रूप में, दुग्ध के रूप में, दुग्ध प्रोडक्ट के रूप में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है। मुझे लगता है कि कम से कम 125 से लेकर 150 देशों में अमूल के जो बनते हैं आइटम वो जाते हैं वहाँ तक। जो भी पदार्थ खाद्य पदार्थ बनते हैं, चॉकलेट्स हुआ, आनंद प्रकार हुआ, इसलिए अमूल भी तरक्की करे, सांची भी तरक्की करे। हम सब देश में हैं, मध्य प्रदेश भी भारत का एक हिस्सा है, वो भी एक देश में है। ऑपरेशन फ्लड के तहत 1980 में मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने प्रदेश के 6 बड़े जिलों में दुग्ध संघों की स्थापना की थी, जिसमें सहकारिता के तहत 7000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक किसानों की समितियां काम कर रही हैं। इन संघों से करीब 2.5 लाख दूध का कारोबार करने वाले किसान जुड़े हैं। मंत्री जी लगातार फायदे की बात कह रहे हैं, लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़े बता रहे हैं 2018-19 में उसने 10,10,888 kg पीडी दूध खरीदा, 1905 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
2019-20 में 8,58,527 केजीपीडी दूध खरीदा, 1,884 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो 2020-21 में 9,13,343 केजीपीडी दूध खरीदा, 1,700 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में दूध के लिए कई कंपनियां बाजार में आई हैं, जिससे सांची के एकाधिकार को धक्का लगा है। इसमें से कुछ कंपनियों को राजनीतिक रूप से रसूखदार लोग भी चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में मध्य प्रदेश में डेयरी आंदोलन के इस ब्रांड के सामने अपनी विरासत को बचाए और बनाए रखने की चुनौती बड़ी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और कल वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस अगले चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, हम लोगों को सरप्राइज देंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। साथ ही कहा कि मजबूत एकजुट विपक्ष बीजेपी को हरा देगा। I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own without any, electoral math. और राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। बात अब मणिपुर की करते। हिंसाग्रस्त मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की अपील का असर दिख रहा है। शुक्रवार सुबह से राज्य के पुलिस स्टेशन में आकर हथियार सरेंडर किए गए। मणिपुर में हालात बेहतर हैं, इसके चलते राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू में छूट दी गई। आपको बता दें, लगभग 2000 गायब हो गए थे हथियार जब हिंसा यहाँ पर हुई थी तो आमरी से। उसके बाद आज कई बड़ी तादाद में जो हथियार हैं वो वापस मिले हैं। बात अब महाराष्ट्र की। जालना में कारपेट की तरह सड़क उखाड़ने के वीडियो ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। वीडियो के जरिए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने पहले से बनी सड़क पर प्लास्टिक बिछाकर उस पर डामर डालकर खराब सड़क बनाई। हालांकि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आरोप से इनकार करते हुए दावा किया है कि ये सड़क बनाने की जर्मन तकनीक है, जिसे पूरे होने से पहले ही लोगों ने उखाड़ दिया। इस बीच वीडियो वायरल होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की टीम जांच के लिए जालना पहुंच चुकी है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जालना जिले की अंबड़ तहसील में गांव वालों ने इस वीडियो के जरिए बन रही सड़क पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतला रोड आहे आणि हा बघा ह्यो लेअर ह्यो राणा ठाकूरने घेतलेला गुत्ता आहे, सगळं बोगस काम चालू आहे, हे बघा। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और इंजीनियर ने मौके पर जाकर सड़क का मुआयना भी किया। अंबड़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सविता सालगर ने एनडीटीवी को फोन पर बताया कि अंबड़ तहसील में जर्मन तकनीक से 10 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है, जिसमें 130 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर डामर बिछाया जाता है, जिसे सेट होने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन गांव वालों ने उसके पहले ही जियो फैब्रिक उठा दिया।
इसलिए डामर कारपेट की तरह उठता दिख रहा है। दरअसल जर्मन तकनीक में सबसे पहले केमिकल और सीमेंट का मिक्सर बिछाया जाता है, जिसे सीमेंट ट्रीटेड बेस कहते हैं। उसके ऊपर जियो फैब्रिक का सेमी लेयर, जो प्लास्टिक की तरह दिखता है, उसे बिछाया जाता है और उसके ऊपर 40 mm का बिटुमिनस कंक्रीट यानी डामर बिछाया जाता है। प्रशासन के मुताबिक ये तकनीक अभी प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें जालना में 10 किलोमीटर तक का ठेका मेहरा एंड कंपनी को दिया गया है। इस बीच सड़क ठेकेदार ने गांव वालों के आरोप को गलत बताते हुए अपने काम और सामग्री को गुणवत्ता की कसौटी पर खरा बताया है। गवर्नमेंट का आदेश है, वो हिसाब से मेरी मैटिंग बिछी हुई है। बिछने के बाद में मेरा काम चालू है। मेरी जो डामर का काम चालू है, उसकी लेंथ ठीक है, उसकी विड्थ भी ठीक है। बाकी उसका डामर की हर रोज़ क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग होती है वहाँ पर। इसीलिए तांत्रिक दृष्टिकोण से मेरे काम के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अब रहा आप जो बताए मुझे कि एक वीडियो वायरल हुआ है, तो जस्ट काम लोड खाली हुआ, डामर काम खाली हुआ, लोड टिप्पर खाली होते ही उसका टेम्परेचर 165 था। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, धूप का सीजन होने की वजह से टेम्परेचर डाउन होने के लिए 2-3 घंटे का टाइम लगता है। सेट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता, ठंडा होने के बाद में फिर लोड किया जाता, तो उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों ने आके वो मैटिंग को शतरंज की जैसा गीलेपन में ही उठा दिए, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। बहरहाल जर्मन तकनीक से बन रही 10 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है और उस पर गाड़ियां भी दौड़ने लगी हैं। लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार जाग उठी है। केंद्र और राज्य दोनों की एक टीमें मौके पर जांच के लिए पहुंची हैं और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक के लिए काम रोक दिया गया है। जालना से अंकुश राव देशमुख और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के 25 साल पूरे हो गए हैं और अब सेना के लिए अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो पुराने ब्रह्मोस से छोटा होगा लेकिन उससे ज्यादा घातक। तेजस और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों में ये मिसाइल सिस्टम लगाया जा सकेगा। अगले 2 साल के भीतर नया ब्रह्मोस सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। इसे अगली पीढ़ी का सिस्टम माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये तेजस और MiG-29 जैसे छोटे लड़ाकू विमानों में भी तैनात किया जा सकता है। यह पुराने ब्रह्मोस की तुलना में छोटा और हल्का होगा, करीब 1.5 टन वजनी और 6 मीटर लंबा, मगर इसकी मारक क्षमता में कोई कमी नहीं होगी। सुखोई जैसे विमानों में एक साथ 3-3 मिसाइलें लगाई जा सकती है। ब्रह्मोस NG जो है हमारा अभी का ब्रह्मोस, उसका स्मॉलर वर्जन होगा, ऑलमोस्ट आधा साइज और आधा वेट का। इससे क्या होगा कि ये मिसाइल अभी ज़्यादा नंबर्स में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकता है। लाइटर होने के कारण वी आर गोइंग टू बी पुटिंग 2 ब्रह्मोस NGs ऑन 1 एयरक्राफ्ट। इमीडिएटली हमारा लक्ष्य है कि हम LCA के ऊपर डालेंगे और एक बार LCA के ऊपर हम फिट करते हैं तो फिर ये मिसाइल किसी भी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकता है। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज ब्रह्मोस को पनडुब्बी, युद्धपोत, विमान और जमीनी प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। यह निशाने को खोजकर उसे नष्ट करता है। दुनिया में इसके मुकाबले कोई दूसरी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। दूसरे देश भी ऐसी मिसाइलें भारत से खरीद रहे हैं। वेपन तो अभी भी एक डेडली वेपन है, क्योंकि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें नेविगेशन सिस्टम्स का एक्यूरेसीज और जो टर्मिनल सिस्टम्स जो है उनका एक्यूरेसीज बहुत अच्छा है। इसलिए ब्रह्मोस एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसलिए एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज बहुत है। दुनिया में बहुत देश इनके पास आके इनका इंक्वायरीज है ब्रह्मोस के लिए। ये नया ब्रह्मोस बता रहा है कि भारतीय सेना नए समय की चुनौतियों के लिए कहीं ज्यादा तैयार है। 21वीं सदी के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों में शामिल ब्रह्मोस को और ज्यादा मारक बनाया जा रहा है।
ताकि ये देश के दुश्मनों के लिए सही मायने में ब्रह्मास्त्र साबित हो सके। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।